वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग को लेकर अदालतों में कुछ याचिकाएं लगाई गई हैं। ज्ञानवापी से जुड़े ऐसे ही 2 मामलों पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान इंतजामिया कमेटी की ओर से हुजैफा अहमदी ने कहा कि कमिश्नर की नियुक्ति सही नहीं थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पक्ष से कहा है कि निचली कोर्ट का आदेश आने दीजिए, आपके कानूनी रास्ते को हम खुला रखेंगे। अगर निचली अदालत का फैसला आपके खिलाफ जाता है तो फिर आपके पास कानूनी विकल्प हैं। वहीं मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी। संसद के लिए सरकार की रणनीति पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात की। बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर और किरेन रिजिजू शामिल रहे। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब विपक्षी दलों ने कुछ रोजमर्रा की वस्तुओं पर सरकार द्वारा जीएसटी लागू करने और कीमतों में वृद्धि के बारे में अपनी मांगों के कारण संसद के दोनों सदनों को बुधवार को स्थगित करने के लिए मजबूर किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस द्वारा जगह जगह किए जा रहे प्रदर्शन की निंदा करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे देश के कानून और देश की संस्थाओं के खिलाफ दुराग्रह करार दिया है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर धोखाधड़ी का आरोप है, इसीलिए जांच चल रही है। वहीं सोनिया गांधी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे नेताओं पर कटाक्ष करते हुए प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो परिवार की जेबी संस्था हो चुकी है। अब कांग्रेस पार्टी की संपत्ति भी परिवार की जेब में लाए जाने की कोशिश हो रही है। नीति आयोग के तीसरे इनोवेशन इंडेक्स में बड़े राज्यों के बीच कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस इंडेक्स को नीति आयोग की वाइस चेयरमैन सुमन बेरी ने जारी किया। इसे वैश्विक इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर विकसित किया गया है। इसमें कर्नाटक राज्य लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा है, वहीं दूसरे पर तेलंगाना, तीसरा स्थान हरियाणा को हासिल हुआ है। इंडेक्स का तीसरा संस्करण देश में नवाचार विश्लेषण के दायरे को मजबूत करता है। पिछले संस्करणों में 36 संकेतकों के आधार पर विश्लेषण किया गया था, लेकिन इस बार 66 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया है। बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के बाद नुपुर के समर्थकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के आगर में बीजेपी की नुपुर शर्मा के समर्थन में बयान देने पर बजरंग दल के एक सदस्य पर जानलेवा हमला किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। एनआईए ने लिट्टे को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान स्थित ड्रग और बंदूक का कारोबार करने वाले हाजी सलीम की मिलीभगत से संचालित श्रीलंका के ड्रग माफिया के संचालन के सिलसिले में तमिलनाडु के 22 स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि तमिलनाडु के तिरुपुर, चेंगलपट्टू और तिरुचिरापल्ली जिले में आरोपियों के परिसरों में तलाशी ली गई है। वहीं एनआईए ने एक बयान में आरोप लगाया, ड्रग्स और हथियारों के तस्कर भारत और श्रीलंका में लिट्टे के जीर्णोद्धार और इसकी हिंसक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य पर आग लगने की घटना सामने आई है। भारतीय नौसेना ने एक बयान में कहा है कि कर्नाटक तट पर आज विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य के संचालन के दौरान आग लग गई, लेकिन जहाज पर मौजूद अग्निशमन यंत्रों का उपयोग करके चालक दल द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। नौसेना ने कहा कि किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं घटना की जांच के लिए एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का आदेश भी दे दिया गया है। श्रीलंका नए राष्ट्रपति के चुनाव के बाद पटरी पर लौटने के लिए संघर्ष कर रहा है। वहीं देश में आम लोग गंभीर आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं और अभी भी भविष्य के बारे में अनिश्चित हैं। इस अनिश्चितता के बीच देश भर के श्रीलंकाई कोलंबो में पासपोर्ट कार्यालय में एक नया पासपोर्ट प्राप्त करने या अपने पुराने को नवीनीकृत करने के लिए संकटग्रस्त देश से बाहर निकलने के लिए बेताब हैं। वहीं श्रीलंका ब्यूरो ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन ने कहा, इस साल जून में अकेले 27,937 लोग नौकरी के लिए विदेश गए हैं और 2.2 करोड़ लोग आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल की चपेट में हैं, जिससे लाखों लोग देश में भोजन, दवा, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दुनिया भर में भारतीय विध्वंसक हथियारों की धाक बढ़ती जा रही है और एक अहम मुस्लिम देश को विध्वंसक ब्रह्मोस मिसाइल बेचकर भारत अपनी ईस्ट पॉलिसी को कामयाब बनाने जा रहा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और इंडोनेशिया के बीच इस साल के अंत तक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटी शिप वेरिएंट के लिए एक और निर्यात ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल के लिए डील आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। इस सौदे के पूरे होते ही फिलीपींस के बाद भारत से मिसाइल आयात करने वाला इंडोनेशिया दूसरा आसियान सदस्य बन जाएगा।
देश में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 21,566 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान संक्रमण के कारण 45 लोगों की मौत भी हुई है। मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना से 18,294 लोग रिकवर भी हुए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 1,48,881 हो गए हैं। वहीं डेली पॉजिटिव दर अब 4.25% हो गई है।